हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 1857 के रिवोल्ट को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। लेकिन इतना कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है 1850 में जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है वो पास हुआ था। तो ये क्या था एक्चुअली? दिस एक्ट पास बाय डलहौजी मेड चेंजेस इन द हिंदू इनहेरिटेंस लॉ बाय अलाउइंग कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट देयर शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें क्या था, जैसे इससे पहले अगर बाय चांस ऐसा हो जाता था कि कोई कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते थे तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनको अलाउड था, लेकिन ब्रिटिश ने आने के बाद वो अलाउड मना कर दिया कि आपको अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये कहें हिंदुओं ने ही ऐसा कानून बनाया होगा तो ब्रिटिश ने उस कानून को खत्म कर दिया। उसका रीजन क्या था कि उनको कन्वर्जन भी तो करना था, यहाँ बहुत सारे इंडियंस को कन्वर्ट करना था उन्हें। ये उस टाइम की बात है 1850 की। अब भत्ता क्या होता है? भत्ता होता है एक्स्ट्रा अलाउंस गिवन टू इंडियन सोल्जर्स व्हेन दे एंगेज्ड इन बैटल अगेंस्ट अ हॉस्टाइल स्टेट। जब किसी भी कंट्री में, किसी और कंट्री में वो जाते थे लड़ने के लिए तो उनको ये दिया जाता था। बेल ऑफ आर्म्स क्या होती है? स्टोर आर्म इन विच वेपन्स आर केप्ट, यानी जहां हथियार रखे जाते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? इसके अकॉर्डिंग लॉर्ड डलहौजी ने ये कहे कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स जिनके बच्चे नहीं थे उनकी किंगडम को अपने साथ मिलाने के लिए इस सिद्धांत को यूज किया था। फिरंगी किसके लिए यूज किया जाता है? टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन यूज टू डेजिग्नेट फॉरेनर्स, जिसका मतलब होता है फॉरेनर्स, विदेशी। और जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1856 बाय लॉर्ड कैनिंग and according to which an Indian soldier could be asked to serve anywhere in India or abroad once he joined the British Army। एक बार वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करता था तो उसको ऐसा कहा जाता था कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म फोर्सेस। हथियार उठा के जब आप विद्रोह करते हैं तो म्यूटिनी हो जाती है। रिवोल्ट होता है अपराइजिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, यानी किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट जब हथियार उठा लेंगे तो वो भी एक तरीके से क्या होता है? अपराइजिंग होती है। सब्सिडारी अलायंस सिस्टम क्या है? एक सिस्टम ऑफ अलायंसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्लेसली टू इंक्रीज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द इंडियन स्टेट्स विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम। सब्सिडारी अलायंस में क्या था? सिर्फ अपना प्रभाव दिखाना इंडियन स्टेट में, उनके ऊपर कब्जा नहीं करना। और इसके अलावा such states virtually lose right to self defense, of maintaining diplomatic relations, of employing foreign experts and of setting disputes with their neighbors। कहने का मतलब एक तरीके से उनको कमजोर कर दिया गया, उनके ऊपर जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तालुकदार क्या होती हैं? दे वर द रिच लैंडलॉर्ड्स। सब्सिडारी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्लेसली इन 1801 है। कस्टम ऑफ सती कब एबॉलिश हुआ था? 1829 में। अवध एनेक्स कब हुआ था? ऑन माल एडमिनिस्ट्रेशन 1856 में। रिवोल्ट ब्रेक्स आउट इन मेरठ इन 10 में 1857। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए। अदर एज द नवाब ऑफ अवध, यानी उन्होंने अपने बेटे को प्रोक्लेम मतलब अनाउंस कर देना। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी फॉट किया उन्होंने और बिरजिस कदर को वो नवाब ऑफ अवध जो है घोषित कर देती हैं। कुंवर सिंह कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। एक कौन है? ही लेड द रिवोल्ट इन बिहार एंड डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी। अब आपको देखिए 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुंवर सिंह ने रिवोल्ट को कहां लीड किया था, तो यहाँ जो आंसर है वो है बिहार। एंड डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी नियर अरा। ही डाइड ऑन 27 अप्रैल 1858। तो ये वो डेट थी जब उनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही सक्सीडेड लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बाद वो आते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1857। ऐसे मंगल पांडे के बारे में देखिए, जो यंग सोल्जर हु वाज हैंग्ड इन बैरकपुर फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिजेस। तो मंगल पांडे के नाम पर तो मूवी भी बनी हुई है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ कौन सा कैरेक्टर है? शाहमल, एक जाट पीजेंट है। मोबिलाइज किया था विलेजर्स को बरोद परगना में यूपी में अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ही वाज किल्ड इन बैटल इन जुलाई 1857। विलियम बेंटिक, the governor general who emphasized the spread of western education using english as the medium of instruction। he also passed law making, यानी सती का जो कानून हटाने के लिए या कहें सती प्रथा को हटाने के लिए जो कानून पास किया गया था तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट।
जो पहली ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 है। व्हाट वाज द इमीडिएट कोज? सबसे जो इंपॉर्टेंट इमीडिएट कोज कहा जा सकता है, कारण कहा जा सकता है रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था? द इमीडिएट कोज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिजेस, यानी जो गोलियां बनाई गई थी ग्रीस, उनको बोला गया कि ये किस चीज की बनी हुई थी? कार्ट्रिज वर टू बी यूज्ड विद द न्यू एनफील्ड राइफल्स, दे वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ये वो रीजन था कि ये काउ और फैट की जो पिग की फैट की बनी हुई है, तो उनकी ग्रीस किया गया, उनको ऊपर से लगाया गया थोड़ा सा। तो वन प्रोहिबिटेड फॉर द मुस्लिम्स एंड द अदर वाज सेक्रेड फॉर द हिंदूज। तो ये रीजन था जिसकी वजह से दोनों ही, यानी हिंदू भी और जो मुस्लिम भी, ऐसे कारतूस को यूज करने से मना कर देते हैं। इसके अलावा द सिपोई रिफ्यूज टू यूज दिस कारतूस विद इन विच इन टर्न स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए, व्हाई वर सिपोइस अनहैप्पी विद द ब्रिटिश? ब्रिटिश से कुछ ऐसे जो कुछ कह सकते हैं सोल्जर ऐसे थे जो खुश नहीं थे। क्या रीजन था? द सिपोइस, एक तो उनकी सैलरी बहुत कम थी और प्रमोशन के चांसेस बहुत कम थे। उनको हमेशा नीचा समझा जाता था और ऑफन सब्जेक्टेड टू अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस। अक्सर उन्हें गालियां दे दी जाती थी, मींस भला बुरा कहा जाता था, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द मेंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी जो लैप्स का सिद्धांत है उसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसको इन्फोर्स किया गया था इंडिया में बाय लॉर्ड डलहौजी, ताकि वो इनेबल करें टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, ताकि वो इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में ले सके। और दूसरा इसमें क्या था, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडियन रूलर की जो बिना नेचुरल हेयर ऑफ टू सक्सीड, यानी उसका बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ब्रिटिश उसको अपने कब्जे में ले लेते थे उस जगह को। एंड द राइट ऑफ इंडियन किंग्स टू अडॉप्ट एनी हेयर वाज नाउ डिनाइड। अब अगर वो अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाने का सोचते भी थे तो वो अधिकार उससे ले लिया गया था वापिस। एंड अंडर दिस पॉलिसी झांसी, सतारा एंड नागपुर वर अनेक्स्ड। अब देखिए, बड़े बड़े जो स्टेट है उन्होंने अपने कब्जे में इसी लैप्स की नीति के तहत लिए थे। नेक्स्ट देखिए, हु रिमार्क्ड दैट द ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। किसकी वर्डिंग है? एक ब्रिटिश ऑफिसर की है। हु रोट द नेटिव इन्फेंट्री दैट दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ एंड अवेटेड द 48 ऑर्डर्स। ये 7th आवर द रेगुलर कैवेलरी का ये वर्डिंग है, स्टेटमेंट थी। ड्यूरिंग द म्यूटिनी, who had given the protection to Captain Hearsay of the Awadh military police। कैप्टन हियरसे को जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था, कैप्टन हियरसे को प्रोटेक्शन देने वाले कौन थे? तो यहाँ पर जो है उसके इंडियन सुबॉर्डिनेट्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो स्लाइड है वो कहती है हु वाज चार्ल्स बॉल। चार्ल्स बॉल कौन थे? अब ये बताइए। अब तो यहाँ आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जिन्होंने लिखा था वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द अपराइजिंग। तो अगर कानपुर की बात करें, हु वाज गिवन द लीडरशिप बाय द सिपॉइज एंड द पीपल ऑफ द टाउन, तो नाना साहिब को कानपुर में बोला गया भी आप हमें लीड करेंगे। तो हु वाज कुंवर सिंह, ए लोकल जमींदार इन आरा इन बिहार। हु मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरगोत उत्तर प्रदेश, तो शाहमल, इनके बारे में हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे ये था कि आपको कम से कम मैं थोड़ा ये बता दूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या हो सकता है। हु बिकेम द रिबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल ऑफ द रीजन। कोल ट्राइबल का लीडर गुनु, ये भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आया हुआ है। हु टर्न द बंगलो ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर इनटू ए हॉल ऑफ जस्टिस। शाहमल ने ब्रिटिश ऑफिसर के बंगलो को कन्वर्ट किया था हॉल ऑफ जस्टिस में, शाहमल ने। देन हु इज आल्सो नोन एज डंका शाह। डंका शाह किसका नाम है? मौलवी अहमदुल्ला शाह का। मूव्ड इन ए पैलेंकिन विद ड्रम बीटर्स इन फ्रंट एंड फॉलोअर्स एट द रियर, और इनके फॉलोअर इनके पीछे पीछे भी चल रहे थे और एक पैलेंकिन में, पालकी में बैठ के निकल गए थे। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द लॉज टू एबॉलिश कस्टम्स लाइक सती, यानी सती प्रथा का अंत जो उन्होंने किया था, किस ईयर में किया था ब्रिटिश ने? उन्होंने कानून पास किया था 1829 में। इन विच ईयर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू देयर माउथ वन डे, इनटू आवर माउथ वन डे। तो 1851 में बोला गया था। अब ये देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये स्टेटमेंट कही थी, तो ये भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के हिसाब से भी। इन विच ईयर द किंगडम ऑफ अवध वाज फॉर्मली अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। 1856 में फॉर्मली उनको मिल जाती है। एंड व्हेन वाज सब्सिडारी अलायंस सिस्टम डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली, तो 1798 में। इन विच ईयर सब्सिडारी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। 1801 में ये सिस्टम अप्लाई किया गया था वहां पर। द सोइल ऑफ अवध वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड
कॉटन। तो यानी जो वहाँ की सॉइल है वो इंडिगो और कॉटन के लिए बहुत अच्छी थी। और द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। तो आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर इनफ फॉर यू। और यू वांट मोर वीडियो तो टच में रहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको 100% वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।